राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे पति पत्नी और वो मुस्कान और साहिल के प्रेम कहानी। मुस्कान और साहिल के खूनी राज की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुस्कान की कहानी 2016 से शुरू होती है। सौरभ एक जवान और महत्वाकांक्षी लड़का था जो मर्चेंट नेवी में काम करता था और मेरठ का रहने वाला था। उसी साल एक शाम जब सौरभ अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर था तो उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई और मुस्कान के साथ जो सौरभ का पहली नज़र का प्यार हो गया। मुस्कान सौरभ को पहली नज़र में भा गई। सौरभ को कुछ महसूस हुआ। मुस्कान की मासूमियत और मुस्कान की हंसी उसके दिल में बस गई। धीरे धीरे सौरभ और मुस्कान की बातचीत बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान ने जब सौरभ का प्रोफाइल देखा और उसकी ज़िंदगी के बारे में जाना तो वह भी उसकी तरफ खिंचती हुई चली गई। सौरभ और मुस्कान का प्यार अब गहरा होता चला जा रहा था और फिर उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन जब सौरभ ने मुस्कान और अपनी शादी के बारे में अपने घर वालों से बात की तो सौरभ के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि वे इस शादी से जो हरगिज तैयार नहीं है शादी के लिए और यह शादी नहीं हो सकती। यही शब्द थे उसके माता पिता के, मगर प्यार किसी की इजाज़त का मोहताज नहीं होता। सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और 2016 में बिना किसी शानो शौकत के बस कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया, यानी वो शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ दिनों के बाद ही सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग हुई थी। मुस्कान अब मेरठ में अकेली रह गई और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में घर वापस आता और फिर वापस लंदन चला जाता, लेकिन कुछ वक्त बाद मुस्कान को एहसास हुआ कि सौरभ नेवी में नहीं है बल्कि लंदन में किसी और काम से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह बातें उनके प्यार के बीच नहीं आईं और देखते ही देखते धीरे धीरे 3 साल का समय गुजर गया और 2019 आ गया। इन 3 सालों में मुस्कान और सौरभ के प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तो सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उन्होंने सौरभ की बेटी से मिलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने अपने परिवार वालों से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा था, लेकिन सौरभ की नौकरी ऐसी थी कि साल के 9-10 महीने वह विदेश में ही रहता था और महज 2-3 महीने ही वह मेरठ में बिताता था। अब मुस्कान अकेली रह गई थी। वह अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहती, उसका ख्याल रखती और प्ले स्कूल तक छोड़ने और लाने का काम मुस्कान खुद करती थी। फिर सन 2021 आया, जिस समय दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए वापस इंडिया आ गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही सौरभ फिर से विदेश चला गया। इधर मुस्कान की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया। हर दिन की तरह मुस्कान हर रोज़ जब वह अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी तब उसकी मुलाकात एक अजनबी साहिल शुक्ला से हुई। वह भी उसी इलाके में रहता था, वहीं आसपास ही। पहली बार बस हल्की फुल्की बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत अब लंबी होने लगी।
अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया था। धीरे धीरे साहिल से मुस्कान की दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को इसका पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम बात हो गई थी। जब मुस्कान की बेटी स्कूल में होती तब साहिल और मुस्कान दोनों साथ में वक्त बिताते। मकान मालिक को जब यह सब चीज़ अजीब लगने लगी तो मकान मालिक एक आध बार उसने देखा कि साहिल देर तक मुस्कान के पास बैठा रहता है उसके घर। यहाँ तक कि एक बार जो मकान मालिक ने दोनों को शराब पीते हुए भी देख लिया। अब वह सोचने लगा कि यह लड़का कौन है जो हर रोज़ इस मुस्कान के पास आता है और इतनी देर तक रुकता है। फिर आया 2021। सौरभ अचानक जो लंदन से वापस इंडिया आ गया। उसने आते ही मकान मालिक से मुलाकात की तो उसने धीरे से कह दिया, भाई साहब आप तो बाहर रहते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में कोई और यहाँ आकर वक्त बिताता है, मैंने तो खुद देखा है। सौरभ ने जब मकान मालिक के मुंह से यह बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर सीधा मुस्कान का फ़ोन उठाया और उसकी चैट पढ़ी। हर शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। सौरभ को अब साफ समझ आ गया था कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती ही नहीं थी, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। सौरभ ने मुस्कान को अपने सामने बिठाया और सख्त शब्दों में पूछा, यह सब क्या है मुस्कान? मुस्कान ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, मगर जब सौरभ ने सबूत सामने रख दिए तो वह चुप हो गई। फिर बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से में आकर सौरभ ने कहा, अगर तुम्हें साहिल चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मुस्कान चुप रही। अब तक उसके मन में भी सौरभ के लिए कोई भावनाएं नहीं बची थी। उसने इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हालात ऐसे हो गए कि तलाक की नौबत आ गई और देखते ही देखते 2 साल और बीत गए, यानी 2023 आ गया। सौरभ ने आखिरकार मुस्कान से तलाक लेने का फैसला कर लिया और वापस लंदन चला गया। इस बार वह सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए गया। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता अब और गहरा होता चला गया। साहिल की ज़िंदगी में कई अजीबोगरीब चीज़ें थीं, क्योंकि साहिल की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वह उससे बात करने का एक अजीब तरीका निकाल चुका था। उसके फ़ोन में एक नंबर सेव था और उसी नंबर से उसने एक अकाउंट बनाया था अपनी माँ के नाम पर स्नैपचैट पर। वह खुद को यकीन दिला चुका था कि उसकी स्वर्गवासी माँ अभी भी उससे जुड़ी हुई है। वह रोज़ उस अकाउंट से बातें करता, सवाल पूछता और जवाब भी उसी से आता। उसे लगता कि उसकी माँ अब भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसे राह दिखा रही है। अब धीरे धीरे मुस्कान और साहिल की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गईं कि मुस्कान को भी इस राज का पता चल गया। पहले तो उसे जानकर हैरानी हुई, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक खेल सूझा। उसने अपने भाई के नाम पर एक नया सिम कार्ड लिया और उससे एक नया स्नैपचैट अकाउंट बना लिया। अब वह इस अकाउंट से साहिल को मैसेज करने लगी, लेकिन अंदाज वैसा ही था जैसे साहिल की माँ उससे बातें कर रही हो। स्नैपचैट मैसेज, बेटा मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, इस तरीके से करती। तुम्हारी ज़िंदगी में आई है मुस्कान नाम की लड़की, तो बेटा साहिल उसे मत खोना, वह तुम्हारी ख्याल रखेगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, उसे हमेशा खुश रखना। साहिल स्नैपचैट पर मैसेज का जवाब देते हुए अपनी माँ
से यही कह रही होती उसकी माँ कि फिर यह लड़की सच में मेरी किस्मत में है। साहिल पूछता तो साहिल को माँ कहती, हाँ बेटा, मुस्कान ही तेरी जिंदगी है। अब साहिल को यकीन होने लगा, उसकी माँ खुद उससे मुस्कान की तारीफ कर रही है। अब वह मुस्कान के प्यार में पहले से भी ज़्यादा पागल हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ खुद चाहती है कि वह मुस्कान से शादी कर ले, और उधर सौरभ पूरी तरह से मुस्कान की ज़िंदगी से बाहर निकल चुका था। 2023 में तलाक की नौबत आने के बाद जो सौरभ लंदन चला गया, और इस बार वह 2 साल बाद लौटकर नहीं आया। 2 साल तक जब वह इंडिया नहीं आया, उधर स्नैपचैट ने साहिल और मुस्कान को और करीब ला दिया था। अब तो हालात यह हो गए थे कि साहिल के लिए मुस्कान से दूर रहना अब मुश्किल हो गया था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मुस्कान, तुम सौरभ से तलाक ले लो और मुझसे शादी करो। मुस्कान ने साहिल की बात सुनी और थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, तलाक लेने से क्या होगा साहिल, सौरभ फिर भी आसपास रहेगा और कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करेगा। अब साहिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मुस्कान की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तो रास्ता साफ करने का एक ही तरीका है, सौरभ को खत्म कर दो। मुस्कान यह सुनकर कांप उठी। उसने साहिल की आंखों में देखा कि वह मजाक तो नहीं कर रहा था। वह बोली, साहिल, क्या तुम मजाक कर रहे हो या सच कह रहे हो? मुस्कान की आवाज़ थोड़ी धीमी मगर हैरानी से भरी थी। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुस्कान, अगर वह जिंदा रहेगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पहले मुस्कान को यह सुनकर झटका लगा, मगर फिर साहिल की बातों में आकर उसने भी तय कर लिया, अगर सौरभ नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब बस उन्हें सही मौका चाहिए था। साहिल के चेहरे पर अब एक अलग ही खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब मुस्कान सिर्फ उसकी होगी। दोनों शादी करेंगे और एक साथ जिंदगी बिताएंगे, मगर इसके लिए सौरभ को रास्ते से हटाना जरूरी था। अब बस उसे अंजाम देने की देरी थी। अब साहिल और मुस्कान ने प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, कत्ल कैसे होगा? मुस्कान और साहिल ने गूगल पर सर्च करना शुरू किया, अलग अलग तरीके पढ़े और वीडियोस देखे, मगर हर बार कुछ ना कुछ अधूरा लग रहा था। फिर फैसला हुआ कि पहले सौरभ को बेहोशी की दवा दी जाएगी, फिर चाकू से वार कर दिया जाएगा। साहिल मुस्कान से फोन पर बेहोशी की दवा कौन सी होगी पहले यह देखना पड़ेगा। उसे बताता है कि फ़ोन पर सर्च करा तो सबसे तेज असर करने वाली बेहोशी की ऐसी दवा मिली जिससे मौत जल्दी हो जाए, मगर सिर्फ दवाई काफ़ी नहीं थी। कत्ल के लिए चाकू भी चाहिए था, और वह कोई छोटा मोटा चाकू नहीं होना चाहिए था। साहिल ने मुस्कान को मार्केट भेजा और बोला, जाओ अच्छे वाले 2 बड़े चाकू खरीद कर लाओ। मुस्कान एक दुकान पर पहुंची और दुकानदार ने जब इतने बड़े चाकू खरीदते हुए मुस्कान को देखा तो वह हैरानी से पूछ बैठा, बेटी, इतने बड़े चाकू का क्या करोगी? मुस्कान ने बिना झिझकते हुए कहा, भैया, मुर्गा काटने के लिए चाहिए। दुकानदार ने उसे 700 रुपये में 2 बड़े बड़े चाकू दे दिए। अब मुस्कान के पास चाकू भी आ गए और दवा का भी इंतजाम हो रहा था। अब दोनों के पास ये सोचने लगे कि अब कत्ल के बाद लाश का क्या किया जाए। पहले प्लान बनाया दोनों ने कि जो लाश को किसी सुनसान जगह पर दफना देंगे। सौरभ के घर वाले वैसे भी उससे ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे। शादी के बाद वे जो उससे नाराज थे। अगर सौरभ गायब हो जाता है तो उसे कोई खास पूछताछ भी नहीं करता, मगर सवाल था, लाश को दफनाएं कैसे? साहिल और मुस्कान को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब वो डायरेक्ट तो किसी से पूछ नहीं सकते थे। अगर वो किसी से डायरेक्ट पूछते तो शक हो सकता था, इसलिए उन्होंने चालाकी से सवाल पूछना शुरू किया।
साहिल अपने दोस्तों से पूछता, अरे यार, पूजा सामग्री को अगर जमीन में गाड़ना हो तो कितना गहरा खड्डा खोदना चाहिए? तब साहिल के दोस्त ने जवाब दिया, बस हल्का सा खड्डा खोद कर डाल दो, ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती। साहिल ने झिझकते हुए पूछा, और अगर कुछ बड़ा गाड़ना हो? तब साहिल के दोस्त चौकन्ना हो गए और उसने सीधे सवाल दाग दिया, तू यह सब क्यों पूछ रहा है? कहीं कुछ गलत करने का प्लान तो नहीं बना रहा? साहिल घबरा गया। अगर दोस्तों ने पुलिस को कुछ बता दिया तो सारा प्लान खत्म हो सकता था। उसने झटपट बात बदल दी, मगर अब उसे समझ आ गया था लाश को दफनाने का आइडिया रिस्की हो सकता है। अब दोनों नया प्लान बनाने लगे और हुआ यह कि साहिल ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, तुम एक प्लास्टिक का ड्रम खरीद कर लाओ, उसमें लाश के टुकड़े डालेंगे और ऊपर से उसके सीमेंट डालकर उसे पेंट कर देंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। मुस्कान ने उसकी आंखों में देखा। साहिल एकदम ठंडे दिमाग से सोच रहा था, उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। मुस्कान ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है साहिल, लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कत्ल का तरीका तय हो चुका था, चाकू भी आ चुके थे, अब बस सौरभ का हिंदुस्तान लौटना बाकी था। सौरभ और मुस्कान के बीच भले ही दूरियां आ चुकी थीं, लेकिन सौरभ अब भी मुस्कान से बहुत प्यार करता था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, तो उसने तय किया कि वह इस खास दिन पर अपनी बीवी और बेटी के साथ रहेगा। तमाम लड़ाइयाँ और गलतफहमियों के बावजूद सौरभ लंदन से मेरठ आने का फैसला करता है। उसने मुस्कान को पहले ही बता दिया था कि मुस्कान, मैं 24 फरवरी को मेरठ पहुंच रहा हूं। मुस्कान ने यह बात अपने आशिक साहिल को बताई। दोनों ने फौरन फैसला किया, कत्ल 25 फरवरी को ही होगा। प्लान साफ था, शराब में बेहोशी की दवा मिलानी है और सौरभ को पिलानी है, और जब वह बेहोश हो जाएगा तो चाकू से वार कर देना है। 25 फरवरी की रात आई, घर में जन्मदिन का जश्न मनाया गया। मुस्कान ने सौरभ के लिए मुस्कुराते हुए केक काटा, लेकिन उसके दिल में पहले से ही तय खौफनाक प्लान चल रहा था। जैसे ही रात बढ़ी, मुस्कान ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। अब बस इंतजार था कि सौरभ इसे पी ले और बेहोश हो जाए। लेकिन सौरभ हंसती हुई जो कहता है उससे मुस्कान से, नहीं मुस्कान, आज नहीं पीऊँगा, आज मैं शराब नहीं पी पाऊँगा। मुस्कान का चेहरा यह सुनकर उतर गया। पूरी साजिश नाकाम हो गई। वह जबरदस्ती सौरभ को शराब पिला भी नहीं सकती थी, क्योंकि शक हो सकता था। अब क्या किया जाए? सौरभ इस बार बच गया। अगले दिन मुस्कान और साहिल फिर मिले। दोनों के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। अब क्या करें? थोड़ी देर सोचने के बाद साहिल बोला, 3 मार्च यही सही मौका है। 3 मार्च, क्योंकि 3 मार्च को उसी दिन उसकी बेटी के 2nd क्लास का आखिरी एग्जाम था। मुस्कान की प्लानिंग थी कि जैसे ही पेपर ख़त्म होगा वह अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भेज देगी। तब घर में सिर्फ पति पत्नी होंगे, कत्ल करना आसान होगा। अब 3 मार्च भी आ गया। स्कूल में बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। मुस्कान ने उसे अपनी माँ के घर छोड़ दिया। अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान थे। साहिल ने प्लान समझाया और मुस्कान ने उसे अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। रात धीरे धीरे ढलने लगी। पिछली बार शराब का प्लान फेल हो चुका था, इसलिए इस बार मुस्कान ने एक नई चाल चली। सौरभ को कोफ्ता बेहद पसंद था, तो उसने उसके लिए कोफ्ता बनाया, लेकिन इस बार कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिला दी। रात के 10 बजे सौरभ खुश होकर कहने लगा, अरे वाह, आज कोफ्ता बनाया मुस्कान तुमने। तुम अभी भी जानती हो कि मुझे क्या पसंद है। मुस्कान ने झूठी मुस्कान के साथ खाना परोसा।
सौरभ ने बिना कुछ सोचे समझे खाना खाया। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगी। रात के 12 बजे मुस्कान ने साहिल को फ़ोन लगाया कि साहिल, सौरभ बेहोश हो चुका है, अब जल्दी आ जाओ। साहिल ने बिना देर किए बाइक स्टार्ट की और मुस्कान के घर पहुंच गया। दोनों ने चाकू निकाले। अब इस खेल का आखिरी और सबसे डरावना कदम उठाने का वक्त आ चुका था। मुस्कान के हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में खंजर था, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। वह घबराई हुई नजरों से साहिल को देख रही थी कि साहिल, यह सब मैं नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ कांप गई। साहिल ने उसकी ठंडी हथेली पर अपनी गर्म उंगलियां रखी और बोला, मुस्कान, तुम्हें ही करना होगा। पत्नी हो उसकी, पहला वार तुम्हारा होगा। उसकी आवाज़ सख्त थी। मुस्कान ने सिर हिलाया, मगर हाथ आगे नहीं बढ़ा। साहिल झुंझला गया। उसने मुस्कान का हाथ पकड़ा और खंजर को धीरे धीरे सौरभ के सीने तक ले गया। मुस्कान का पूरा शरीर कांपने लगा। बस एक हल्की सी चोट बाकी, मैं देख लूँगा, साहिल कहने लगा। हल्का सा एक बार कर दो, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। मुस्कान के हाथ जो अभी रुके हुए थे, तभी अचानक साहिल ने उसके हाथ पर जोर से वार किया। खंजर तेजी से सौरभ के सीने में उतर गया। एक हल्की कराहट के और फिर खामोशी। सौरभ की सांसें कुछ देर तक लड़खड़ाईं, फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में अब सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था। मुस्कान सुन्न खड़ी थी। उसके हाथ अब भी खंजर थामे हुए थे, मगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। साहिल ने जो झटके से मुस्कान से खंजर खींचा और कहने लगा, आप चलो मुस्कान, इसे ख़त्म करते हैं। साहिल ने जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और बिना रुके सौरभ के दोनों हथेलियां काट दी। खून फर्श पर बहने लगा। मुस्कान कांपते हुए दीवार से सट गई। उसकी आंखें फैल गईं। साहिल को कोई झिझक नहीं थी। उसकी गर्दन सौरभ की पकड़ी उसने और एक झटके से सिर जो गर्दन से अलग कर दिया। मुस्कान यह देखकर कांप गई, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पहले से खरीदे गए 2 बैग कमरे में रखे थे। एक बैग में सिर और दोनों हथेलियां डाली गईं। दूसरे बैग में सौरभ का धड़। साहिल ने जो सौरभ के धड़ वाला बैग घसीटकर बेड के नीचे सरका दिया। बाकी काम वह मुस्कान से कहने लगा, मैं निपटा दूंगा। और फिर हथेलियों वाला बैग उठाकर साहिल अपने घर के लिए निकल गया। रात के 3 बजे साहिल अपने घर की ओर बढ़ रहा था, जो मुस्कान के घर के पड़ोस में ही था। कमरे में अब बस मुस्कान थी। जिस बेड पर वह रोज सोती थी, उसी के नीचे आज उसका पति बिना सिर बिना हथेलियों के वह पड़ा हुआ था, जिस पर वह लेटने की कोशिश कर रही थी। मगर आंखें बंद होते ही खून से लथपथ सौरभ का चेहरा मुस्कान को दिखाई देता तो उसकी सांसें तेज हो जाती, दिल घबराने लगता और कमरे में उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। वह क्या सोचने लगी, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है। उसने हड़बड़ाते हुए साहिल को फ़ोन लगाया। साहिल, मुझे डर लग रहा है। साहिल हंसने लगा और कहने लगा, मुस्कान, तुम मेरे घर आ जाओ। मुस्कान, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और मुस्कान को फिर कुछ और नहीं सूझा। वह कांपती हुई बाहर निकली, सड़क पार की और साहिल के घर के दरवाजे तक पहुंची। रात का सन्नाटा था। सिर झुकाकर वह अंदर चली गई। सुबह सूरज की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थीं, मगर अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। साहिल और मुस्कान गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जैसे ही साहिल की आंख खुली, उसने तुरंत बैग उठाया और अपने घर चला गया।
कुछ घंटों बाद वह वापस आया। उसके चेहरे पर वही जो ठंडा सा सन्नाटा था। अब वह काम खत्म करना चाहता था। उसने मुस्कान से कहा, कैसा काम? मुस्कान जो कहने लगी, इस काम को ख़त्म करो और स्वयं वह सीमेंट लेकर जाओ। साहिल ने मुस्कान से कहा, तुम्हें खुद जाना होगा सीमेंट खरीदने के लिए। मुस्कान चुपचाप मार्केट चली गई और एक बोरी सीमेंट ले आई। लेकिन साहिल ने सिर हिलाया और उससे पूछा कुछ नहीं। तब उसने कहा कि मैं सीमेंट तो ले आऊँगी, लेकिन कुछ होगा तो नहीं। तब वह बोला, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, और सीमेंट लेकर आओ। फिर वह दोबारा गई और दूसरी बोरी सीमेंट लेकर आई। साहिल ने दरवाज़ा अब अंदर से बंद कर दिया। कमरे के एक कोने में एक बड़ा ड्रम पहले से रखा था। साहिल ने उस ड्रम को लिटाया और बैग से सौरभ के शरीर के जो टुकड़े निकाले, सिर, धड़ और दोनों हथेलियाँ। यह देखकर मुस्कान की सांसें तेज हो गई। साहिल ने बिना रुके लाश को ड्रम में डाल दिया। फिर सीमेंट की बोरी पलट दी, उसमें पानी मिलाया और देखते ही देखते ड्रम भर गया। अब कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। साहिल जो यह करते हुए मुस्कुराया और कहने लगा, मुस्कान, अब इसका कोई पता नहीं चलेगा। और उसने ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। ड्रम को कमरे के एक कोने में रख दिया जैसे कोई मामूली सामान हो। इसके बाद दोनों ने सफाई का काम किया। साहिल ने ऑनलाइन 10 किलो ब्लीच मंगवाई, पूरा घर चुपचाप साफ किया और हर सबूत मिटाया जाने लगा। यह खेल का पहला भाग था जो ख़त्म हो चुका था। अब दूसरी चाल चली जानी थी। शाम हो चुकी थी। तारीख थी 4 मार्च। मुस्कान और साहिल ने अब एक गाड़ी बुक की और सीधे शिमला के लिए निकल पड़े। मुस्कान जानती थी कि सौरभ के घर वालों को पता था कि सौरभ लंदन से आया हुआ है। ऐसे में अचानक सौरभ का गायब होना शक पैदा कर सकता था। इसलिए सफ़र के दौरान मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से ही उसके भाई और बहनों को मैसेज किया कि मैं और मुस्कान शिमला घूमने जा रहे हैं। फिर हम वहाँ से मनाली और फिर कसौली। कुछ देर बाद ही जो उसके मोबाइल पर मैसेज आया, अच्छा, लेकिन इतने दिनों बाद आए हो, घर कब आओगे? मुस्कान ने झट से मैसेज टाइप किया कि अभी घूम रहे हैं, बाद में मिलेंगे। इस बीच वे शिमला से मनाली और फिर कसौली घूमते रहे। अब होली आ गई। घर वालों ने फिर से सौरभ के फ़ोन पर मैसेज किया, सौरभ, होली पर तो घर आओगे ना? अब मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। फ़ोन उठाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आवाज़ से राज खुल सकता था। नहीं, उसने मैसेज किया, इस बार यहीं मना रहे हैं। उसने झूठा जवाब भेज दिया कि मैं होली पर घर नहीं आ सकता। घर वालों को यह जवाब अजीब लगा। आखिर 2 साल बाद सौरभ आया था और अब होली पर भी नहीं आ रहा। लेकिन कोई शक ना करे, इसलिए मुस्कान लगातार अपडेट भेजती रही। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, सौरभ ने मैसेज किया, जो कि मुस्कान सौरभ बनकर कर रही थी। अभी हम यहाँ हैं और अब वहाँ जा रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे 14 दिन बीत गए। आज तारीख थी 18 मार्च। अब तक जो पैसे जो मुस्कान और साहिल साथ लाए थे वो ख़त्म हो चुके थे। मुस्कान के पास कुल 80,000 थे। साहिल के पास थोड़े पैसे थे, मगर अब सब ख़त्म हो गया। लेकिन उसे पता था सौरभ के अकाउंट में 6 लाख थे, मगर दिक्कत यह थी कि उस अकाउंट से पैसे निकालने का तरीका उन्हें नहीं पता था। अब मुस्कान सोच में पड़ गई। आखिरकार उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, मुस्कान ने कहा, यह बताओ बैंक से सौरभ के पैसे कैसे निकाल सकते हैं? यह सुनकर जो मुस्कान की माँ चौंक गई। वह कहने लगी, सौरभ तो तुम्हारे साथ है ना,
तुम दोनों शिमला मनाली घूम रहे हो, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? और पैसे निकालने की ज़रूरत ही क्या है? सौरभ से मांग लो। मुस्कान ने जवाब देते नहीं बना। अचानक उसके मुंह से वह बात निकल गई जो कभी बाहर नहीं आनी चाहिए थी। वह कहने लगी, माँ, सौरभ तो है ही नहीं, वो तो मर चुका है। अब यह सुनकर मुस्कान की माँ घबरा गई कि उसकी बेटी ने जो बताया था वह चाहती तो छुपा सकती थी, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। होली पर भी बेटी जो अपनी माँ के घर नहीं आई, और अब अचानक पैसे निकालने की बात। पहले से ही जो मुस्कान के पिछले रिश्ते और तलाक के बारे में, सौरभ के साथ जो उसकी अनबन थी, सब पता था। अब मुस्कान की माँ को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बिना देर किए वह पुलिस स्टेशन पहुंची और कहने लगी, साहब, मेरी बेटी ने कुछ तो गलत किया है। वह कह रही है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आई। मुस्कान 14 दिनों से गायब थी। मामला संगीन था। इधर इत्तेफाक से 18 मार्च को मुस्कान और साहिल घर लौट आए। जैसे ही वो घर पहुंचे, कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ गई और घर में घुसते ही पुलिस की नज़र कोने में रखे एक बड़े से ड्रम पर पड़ी। ड्रम इतना भारी था कि शक होना लाजमी था। तभी सौरभ का भाई भी वहां पहुंच चुका था। मुस्कान से उसने पूछा कि मेरा भाई सौरभ कहाँ है? यह सुनकर मुस्कान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पुलिस ने अब मुस्कान और साहिल दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। घर की तलाशी ली जाने लगी। ड्रम को खोलने की कोशिश की गई, मगर ड्रम इतना ठोस हो चुका था कि किसी भी औजार से नहीं खुल रहा था। पुलिस ने तुरंत एक टेम्पो बुलवाया और ड्रम को उठाकर मुर्दा घर भेज दिया। वहाँ ड्रम को खोला गया तो अंदर ठोस सीमेंट का एक भारी भरकम टुकड़ा निकला। अब उसे तोड़ना जरूरी था। कई हथौड़े पड़े, मशीनें चलाई गईं। धीरे धीरे सीमेंट चटकने लगा। कुछ देर के बाद जो उसके अंदर निकला उसने सबको हैरत में डाल दिया। एक कटा हुआ सिर धड़ से अलग था, अलग अलग 2 हथेलियां, लेकिन दोनों पैर गायब थे। पुलिस को अब किसी कबूलनामे की ज़रूरत नहीं थी। मुस्कान और साहिल की हालत खराब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद दबाव में आकर उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया और साहिल ने सिर झुकाकर कहा कि मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं मुस्कान को पसंद करता था। पुलिस अधिकारी ने उसकी तरफ देखा और कहा, वह तेरा साथ दे रही थी? साहिल ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरी माँ भी मुस्कान को पसंद करती थी। साहिल ने कहा, तो पुलिस अधिकारी ने कहा, तेरी माँ? लेकिन तुम्हारी माँ तो बरसों पहले मर चुकी है। साहिल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह बोला, हाँ, लेकिन वह मुझसे अब भी बातें करती है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। साहिल की मानसिक स्थिति डांवाडोल थी। मुस्कान ने धीरे धीरे से झुका लिया। अब सच खुल चुका था। साहिल ने बताया कि उसकी माँ उसे सपनों में नजर आती थी और उससे बातें करती थी। उन्होंने ही जो साहिल से कहा था कि मुस्कान मेरे लिए सही लड़की है। मैंने जो किया अपनी माँ के कहने पर किया। पुलिस अधिकारी ने यह सुनकर गहरी सांस ली। तो वो सौरभ को मारने की प्लानिंग भी तेरी ही माँ ने तुझे बताई होगी? तो इस पर साहिल ने कहा, अगर मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूँ तो रास्ते का कांटा हटाना होगा। यह सुनकर सभी हैरान थे, पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियां भी इसलिए काटी क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब धारणा थी, अगर किसी की हथेलियां काट दी जाएं तो उसकी किस्मत की लकीरें भी ख़त्म हो जाती हैं। साहिल को लगा था ऐसा करने से सौरभ की आत्मा कभी उसे बद्दुआ नहीं दे पाएगी। पुलिस अधिकारी ने ठंडी नज़रों से उसे देखा और कहा, तूने किस्मत की लकीरों की बात की थी ना? तो साहिल ने कहा, हाँ। तो पुलिस अधिकारी बोले, अब तेरी किस्मत की लकीरें भी ख़त्म हो चुकी हैं साहिल, अब फैसला कानून को करना था। दोनों के चेहरे पर अपराध बोध झलक रहा था,
लेकिन मुस्कान की आंखों में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी। पुलिस वाले ने पूछा, तुम्हारा पति तो तुम्हें तलाक देने वाला था, फिर कत्ल क्यों किया? तब मुस्कान हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने कभी साहिल से शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं था। वह बस एक अच्छा साथी था जिसके साथ में वक्त मैं बिता रही थी। इंस्पेक्टर ने मुस्कान को घूरते हुए साहिल की तरफ देखा और कहा, तुमने सौरभ का कत्ल क्यों किया? साहिल की आंखों में पछतावे की हल्की परछाई आई, मगर वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह बोला, अगर सौरभ जिंदा रहता तो मुस्कान की जिंदगी नरक बन जाती। वह इसे तंग करता था, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। साहिल ने सिर झुकाकर कहा था, जिस मुस्कान के लिए तुमने यह सब किया वह तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज़ में कहा तो साहिल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते होठों से मुस्कान की तरफ देखा, मानो कोई उम्मीद हो वह इस बात को झुठलाएगी, लेकिन मुस्कान ने एक भी शब्द नहीं कहा। कुछ देर खामोशी के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, अगर यह राज थोड़ी देर से खुलता और तुम मुस्कान पर शादी के लिए दबाव डालते तो क्या अगला कत्ल तुम होते? अब साहिल की आंखों में डर तैरने लगा। कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। यह सब शुरू हुआ था एक लव मैरिज से। सौरभ और मुस्कान का दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। फिर मुस्कान को साहिल से प्यार हो गया, लेकिन शादी करने का इरादा कभी नहीं था। अब जब साहिल को इस सच्चाई का एहसास हुआ तो उसे समझ में आया कि उसने जिस औरत के लिए कत्ल किया वही उसके साथ कभी शादी नहीं करना चाहती थी। अगर यह कत्ल छुपा रहता तो शायद कुछ समय बाद साहिल ही उसका अगला शिकार बन जाता। लेकिन इससे पहले ही कानून ने इस खेल का पर्दाफाश कर दिया। और उस बच्ची का क्या? किसी ने पीछे से सवाल किया, जिस मासूम को इस दुनिया में पिता का प्यार तक नसीब नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुद ही उसे एक अनाथ बना दिया था। अब उसकी दुनिया सिर्फ 4 दीवारों तक सिमट गई थी। माँ उम्र कैद की सज़ा काट रही थी और पिता इस दुनिया में था नहीं। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुरे काम का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा बुरा ही होता है। काश लोग अपराध करने से पहले यह सोच पाते तो अपराध के जो रेटिंग है अचानक गिर जाती। मगर अफसोस सोचता कौन है? अपराध करने से लोग डरते नहीं हैं, बाद में पछताते हैं। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आपको यह एक हत्यारन पत्नी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।